हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कूलम्स लॉ को प्रूव कर लिया था गॉसेस थ्योरम से, राइट। और उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कूलम्स लॉ क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, इसको समझा था। मतलब कूलम्स लॉ पढ़ लिया। कूलम्स लॉ से हमने सॉरी गॉसेस थ्योरम पढ़ ली। गॉसेस थ्योरम से हमने कूलम्स लॉ प्रूव कर लिया और गॉस थ्योरम क्या है इसको अच्छे से समझ लिया था। अब आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आगे के, उसके अंदर वैसे कुछ ही बचे हुए हैं, उसके अंदर हम गॉसेस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे अलग अलग टाइप के डायमेंशंस की बॉडी की। मतलब कह सकते हो कि ये गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन ही है। अब कहने का सेंस क्या है कि अलग अलग टाइप की बॉडी, मतलब अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी जो पूरी की पूरी डिफाइन होती है एक डायमेंशन से, मतलब इसके अंदर लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो अगर कोई ऐसी बॉडी है तो वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। या फिर कोई ऐसी बॉडी है जिसके पास दो डायमेंशंस हैं, कह लो कि उसका एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए व्हाइट बोर्ड, तो ये व्हाइट बोर्ड अगर मैं चार्ज कर दूं तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तीसरा है आपका कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। अब वॉल्यूम के लिए जैसे ये है बाल्टी, इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो अगर ऐसी कोई बॉडी है जो अंदर से सॉलिड है और पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है अंदर से, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो अगर ऐसी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो कितने डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये कुछ टॉपिक है जो और पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल बॉडी जिस जो केवल एक डायमेंशन से डिफाइन हो जाती है, मतलब कि चार्ज वायर। चार्ज वायर ठीक है, पर यहां पर क्या दिया, इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब कि इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है। तो एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ नहीं पता, एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ कितनी है नहीं पता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, पर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हो आप। तो हमने क्या दिया अपनी तरफ से कि ये रहा एक पॉइंट, इस पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो कितनी कॉमन सी बात है ये कि अगर एक वायर है जिससे मैं किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितना इस वायर से सेम डिस्टेंस अवे अगर मैं इस डायरेक्शन में घूम जाऊं, इतने ही डिस्टेंस अवे अगर मैं इस वायर से इस डायरेक्शन में घूम जाऊं। मतलब सेम डिस्टेंस इस वायर को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस अवे अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊं, तो उन सारे पॉइंट पे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। कंडीशन, ये वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा, एक ऐसा सर्कल मिलेगा इसके आसपास जिस सर्कल पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल होगी। और केवल ये सर्कल ही नहीं, अगर ऐसा ही सर्कल मैं ऊपर कंसीडर करूं इसके और वैसा ही सर्कल और ऊपर कंसीडर करूं, मतलब सेम सर्कल मैं ऊपर की तरफ कंसीडर करते जाऊं, ये सारे जितने भी सर्कल हैं उनका सेंटर ये वायर ही है और रेडियस जो है वो सबका इक्वल है। तो अगर सेम सर्कल को आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रिपीट करने वाले हो तो सरफेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको, सिलेंड्रिकल सरफेस। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल होगी। तो अगर मैं इस वायर से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे मूव करता हूँ और उसके बाद सिलेंड्रिकल सरफेस पे मूव करता हूँ, जिस सिलेंड्रिकल उसको गॉसियन सरफेस कह सकते हो आप, उस गॉसियन सरफेस पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट पे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसी चीज के लिए हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो अपना मान रखा है, ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल केस कंसीडर कर रखा है। और अगर ये सिलेंडर है तो इसके पास तीन सरफेस होंगे जो आपको पता है, एक इसका कर्व सरफेस जो हर तरफ से कर्व है, कर्व सरफेस, एक ऊपर का सर्कुलर सरफेस और एक नीचे का सर्कुलर सरफेस, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फिर से आते हैं, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हम किसकी हेल्प से, गॉसेस थ्योरम को यूज करके। गॉसेस थ्योरम की स्टार्टिंग में बता दी एप्लीकेशन है। तो पहले फ्लक्स निकालेंगे अपने वही फंडामेंटल मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से, और उसके बाद हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके फिर से फ्लक्स निकालेंगे और रिलेट करके कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पहुंचेंगे। तो ये तो हमारी अप्रोच हो गई इस डेरिवेशन की, समझ में आ गई होगी हम बात आपको। पर फ्लक्स जब आप एलिमेंट्री मेथड से निकालोगे तो पता है क्या करने वाले हैं हम, फ्लक्स निकालने के लिए हम डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं। मतलब उस सरफेस पे प्रेजेंट एक छोटा सरफेस कंसीडर करके उसकी वजह से फ्लक्स देखेंगे और बाद में इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। पर यहाँ पर तीन अलग अलग सरफेस हैं, तीन अलग सरफेस, ऊपर का सर्कुलर सरफेस,
बीच का कर्व सरफेस और नीचे का सर्कुलर सरफेस, तीनों को अलग अलग नाम दे दिया, S1, S2 और S3। होप बात समझ में आती होगी। और इन तीनों की वजह से ही फ्लक्स बनने वाला है। ऐसा तो हम मान के चलेंगे कि तीन सरफेस हैं जो उस चार्ज को अगर सराउंड कर रहे हैं, चार्ज जो कि वायर पे प्रेजेंट है, तो इन तीनों की वजह से, इन तीनों से ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी और उन तीनों से ही फ्लक्स बनेगा। अब किससे पास होगी किससे नहीं, ये हमें आगे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे तीन सरफेस है, तीनों को हमने कंसीडर कर लिया और तीनों से बनने वाले फ्लक्स की बात करेंगे। देखो यहाँ पर S1 जो सरफेस है, जैसे मान लो यही वो सिलेंडर है, तो इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो हमने यहाँ पे ds1, अच्छा एरिया वेक्टर कंसीडर करने से पहले S1 पे ही हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसको इंटीग्रेट करेंगे हम, वो एलिमेंट मेरा ds है। और इस ds का वेक्टर मतलब डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ s, ऊपर वाले S1 का डिफरेंशिएबल पार्ट, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर जो कि ऐसे निकाल रही है हर डायरेक्शन में, वो इस तरफ। मतलब S1 सरफेस के लिए, ऊपर वाले सर्कुलर सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। राइट, समझ में आता होगा। अब S2 सरफेस की बात करो, अगर आप कर्व सरफेस की बात करो, तो कर्व सरफेस के किसी भी उस सिलेंडर पे प्रेजेंट आप किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करो एरिया वेक्टर, तो वो आउटवर्ड होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए, एलिमेंट्री एरिया के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो जीरो होगा। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर दी सेम लगती है यहाँ पर, कि इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। मतलब S3 जो एरिया है और S3 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री, बिकॉज S3 का जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ खास नहीं बचा डेरिवेशन के अंदर। तो आपको d5 को इंटीग्रेट करना है, फ्लक्स d5 की वैल्यू पुट कर दी EDS, S अलग अलग है, तीन सरफेस हैं, तो तीन सरफेस के हिसाब से इसे ब्रेक कर दिया। S1 के लिए भी काम करने वाले, S2 के लिए भी और S3 के लिए भी। ओके, S1 के लिए हमने EDS1 लिख दिया, S2 के लिए EDS2 और S3 के लिए EDS3, ये तीनों मिला के ओवरऑल सरफेस दे रहे हैं हमारा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हटाया है तो cos थीटा आएगा, यहां पर cos 90 है, दिख रहा होगा क्यों, यहां पर cos रखा है 0, ये दिख रहा होगा क्यों, और इधर cos 90 रखा हुआ है, ये भी दिख रहा होगा S3 के लिए क्यों। मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है और ये जो है वैल्यू, इन दोनों का रिजल्ट तो हमारा 0 हो गया, तो इसको तो अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज cos 90 खत्म करता है इन दोनों को। बचा हमारा ये, यही जो है वो हमारा फ्लक्स बनाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि तीन सरफेस है, हम तीनों को कंसीडर करेंगे, बाद में हमारा फॉर्मूला हमें खुद बता देगा किससे फ्लक्स बनने वाला है, किससे फ्लक्स नहीं बनने वाला। तो हमें पता लग गया कि S1 और S3 यहाँ पे फ्लक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों सर्कुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही। एरिया तो जरूर है पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कोई सेंस नहीं बनता इसमें से पास होने का। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दी क्योंकि कांस्टेंट है, आपको पता लग चुका है कि कर्व सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया। अब इस कर्व सरफेस का एरिया चाहिए आपको, S2 का एरिया चाहिए। तो S2 का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पर h जो है वो हमने L कंसीडर कर रखा है, L लेंथ ले रखी है सिलेंडर की, तो यहाँ पे L लगा दिया। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर भी बहुत सिंपल है। एरिया मतलब दो डायमेंशन चाहिए, एक डायमेंशन तो सरकमफ्रेंस हो गई सर्कल की विच इज 2 पाई आर, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिल गया। होप समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये मेरा फ्लक्स आ गया एलिमेंट्री मेथड से। अब आगे देखो गॉस थ्योरम का यूज करके। गॉस थ्योरम कहते हैं कि इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहले ही से ही पता है। जितना चार्ज वो इनक्लोज कर रहा है, कौन इनक्लोज कर रहा है, आपका गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसको परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, सिंपल है। पर दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी वायर है, चलो कोई नहीं, तो आप चार्ज कैसे पता करोगे, पर आप ये तो पता कर सकते हो कि हर एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज है। जो चीज मेरे सामने उसकी यूनिट लेंथ का चार्ज पता कर सकता हूं, मतलब मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ देख सकता हूं। और अगर आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता लग गया विच इज लैम्डा, तो आप ये बता सकते हो कि जितनी वायर को आपका ये सिलेंडर इनक्लोज कर रहा है उसमें चार्ज कितना होगा। क्यों? क्योंकि आपको हर एक यूनिट लेंथ का चार्ज पता लग गया, उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करके, चार्ज पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करके, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप उसके अंदर आने वाले चार्ज का पता लगा सकते हो। नहीं आई होगी बात समझ में, चलो मैं समझाता हूँ फिर से। मान लो ये वायर जो है, ये मेरे हाथ में जो मार्कर है,
ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा है, नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसके 1 सेंटीमीटर में प्रेजेंट कितना चार्ज है वो निकाल लिया। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ अगर आप केवल 50 सेंटीमीटर के मार्कर को कंसीडर करते हो तो इसमें कितना चार्ज होगा। अब क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और 1 सेंटीमीटर का मुझे चार्ज पता है, तो मैं उसे सिंपल 50 से मल्टीप्लाई करके बता दूंगा कि 50 सेंटीमीटर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे मैंने पता क्या किया, 1 सेंटीमीटर में जो मैंने चार्ज पता किया वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है कि हर एक सेंटीमीटर में कितना चार्ज है। एज इट इज हर एक लेंथ में कितना चार्ज है, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, मान लो लैम्डा कूलम चार्ज है, तो टोटल एल लेंथ में कितना होगा, तो लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को सिंपल समझ सकते हो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमें पता है क्यू बाय एल, तो क्यू कितना हो गया, लैम्डा इनटू एल। वेरी गुड, समझ में आता होगा आपको। तो हमने चार्ज निकाल लिया कि इस एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, लैम्डा इनटू एल। ओके, दो इक्वेशन मिल गई हमें फ्लक्स की, दोनों को इक्वेट किया, तो E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू पाई एल एप्सिलॉन नॉट। 2πRL नीचे कर दिया, एल से एल कैंसिल हो गया और हमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट और आर। इजी डेरिवेशन थी, होप समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इस रिजल्ट को एक बार और एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो 2π एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, मतलब दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक आर पे और एक लैम्डा से। मतलब कि ये जो वायर है, अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हो और दूसरा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हो, तो आर इंक्रीज हो गया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का आर इंक्रीज हो गया, और आर इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, आपको दिखाई दे रही है आपको अपने रिजल्ट से। मतलब अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा एक अलग सिलेंडर का पार्ट होगा, एक बड़े सिलेंडर का पार्ट होगा, और क्योंकि एक बड़े सिलेंडर का पार्ट है तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, और रेडियस बड़ा होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पे डिपेंड कर रही है कि आप वायर से कितनी दूर हो, जितनी दूर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। और एक चीज पे और डिपेंड कर रही है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, कि हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है। मतलब चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, पर फिर भी जिनको नहीं समझ में आई उनके लिए कि इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है। लेट्स से मान लो कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इवन है, और जो यहाँ पर चार्ज है, एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो x कूलम है। अब अगर मैं इस वायर को और ज्यादा चार्ज करता हूँ, और ज्यादा चार्ज करने की वजह से इतनी ही यूनिट लेंथ में जो चार्ज हो गया वो y कूलम हो गया। अब डेफिनेटली मैंने और चार्ज किया है, इस वजह से y कूलम हुआ है, तो y कूलम की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी x से। तो E1 पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो E2 बन गई। तो क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ इंक्रीज हो गई इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सेम पॉइंट पे सेम आर पर अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपकी वायर की चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, और दूसरा जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हो वो पॉइंट वायर से कितना डिस्टेंस अवे है। होप समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता था इस डेरिवेशन को उतना कर दिया। थैंक यू वेरी मच।